बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा करते हैं। कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर, बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करने के द्वारा, विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देकर मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके। तो इसका सही उत्तर होगा 3। विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देकर शिक्षक विविधता के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। 137। 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों तथा संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कार्य करती है। यह बच्चे के किस कौशल का प्रस्तुतिकरण है? वाक क्षमता, साक्षरता, रचनात्मकता, भाषा अधिगम। तो यहाँ पर बालक शब्दों, वाक्यांशों, संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, वाक क्षमता, यानी बोलने की क्षमता इसमें प्रस्तुतिकरण हो रहा है। पराभाषा विज्ञान की जागरूकता व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर की नहीं है। व्यक्ति का संप्रेषण करने की योग्यता, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता, व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने तथा लिखने की योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा 3। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता पराभाषा विज्ञान की जागरूकता कहलाती है। तीसरा उत्तर इसका सही है। दी गई विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद करने में कठिनाई है तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया। तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया, यानी वर्णों को क्रमों को नहीं याद कर पा रहा है और उनको दृश्यात्मक स्मृति भी वो खो देता है कि ये वर्ण कौन सा है, ये वर्ण कौन सा है। तो ये पढ़ने में मुख्यतः पढ़ने में कठिनाई है, इसलिए ये डिसलेक्सिया होगा। पठन दोष। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बोडो, भोजपुरी, संताली, मणिपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। बोडो, संताली, मणिपुरी सम्मिलित हैं। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच, एक अच्छा शिक्षक। तो भाषा अधिगम के लिए सबसे पहले प्रोत्साहन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोत्साहन, बिना मोटिवेशन के भाषा को सीखा नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा 2। जब पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सारे खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता या पढ़ती है और लेखन के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता या चाहती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्किमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग, गहन रीडिंग, विस्तारित रीडिंग। तो पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाग या सार खोजने के साथ पढ़ता जाता है तो उसको स्किमिंग रीडिंग कहते हैं। स्किमिंग रीडिंग विद स्किमिंग कहते हैं। अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किससे संबंधित होता है? अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, शब्द संरचना, वाक्य विन्यास। तो यदि हम शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो ये वाक्य विन्यास होगा। चौथा उत्तर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है? समाचार पत्र, इंस्टेंट संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट चैट। तो समाचार पत्र जो हैं वो असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है, यानी इसमें जो खबरें आती हैं वो पुरानी खबरें आती हैं समाचार में इससे एक दिन पहले की, तो ये असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण होगा। ये हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तुरंत या तत्काल की खबर है, वर्तमान की खबर होती है। इंस्टेंट संदेश भी वर्तमान के होते हैं और इंस्टेंट चैट भी वर्तमान का होता है। प्राथमिक स्तर पर ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण, कौशल, प्रभाव, प्रवीणता। कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से उचित विकल्प होना चाहिए। भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। तो भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब सबसे उचित विकल्प होगा भाषा प्रयास से सीखी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। भाषा एक प्रणाली है, ये भाषा के बारे में सत्य है। भाषा अपने आप में अद्वितीय है, ये भी ये सत्य है। भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, यानी लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं होती, लैंग्वेज डायनामिक होती है। तो ये चौथा उत्तर भी इसका पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है उसके अनुसार पहला सही है। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि मुख्य रूप से भाषा के किस कौशल पर बल देती है? सुनने बोलने पर, पढ़ने लिखने पर, सुनने लिखने पर, बोलने पढ़ने पर। तो भाषा शिक्षण की जो व्याकरण अनुवाद विधि है वह मुख्य रूप से पढ़ने और लिखने के कौशल पर विकास पर बल देती है, पढ़ने और लिखने पर। निम्न में से कौन सा युग्म अधिग्रहणी भाषाई दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है? तो अधिग्रहणी भाषा का मतलब है जो ग्रहण की जा सके। सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, बोलना लिखना। तो अगर हम सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें मिलेंगी, अधिग्रहण होगा हमारा, रिसेप्टिव होगा। तो रिसेप्टिव स्किल हैं सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ये रिसेप्टिव स्किल हैं। तो तीसरा उत्तर इसका सही होगा। शिक्षक ने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर स्लाइड प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों को इसमें चित्रों, आरेखों, वीडियो के अंशों और लिंकों को सम्मिलित करना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद विद्यार्थी कौन सी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे? मीडिया पर समाज के प्रभाव का विश्लेषण करने की, सूचना देने तथा बताने की, मीडिया के विभिन्न रूपों के प्रयोग से प्रस्तुतिकरण को तैयार करने के लिए युक्तियों तथा रचनात्मक तकनीकों का प्रदर्शन। मीडिया प्रस्तुतिकरण के सौंदर्यबोधी प्रभाव को पहचानना। तो यहाँ सही होगा। ये जो सभी जो आरेख हैं, वीडियो हैं, अंश, लिंक वगैरह, ये क्या है? सूचना देने तथा प्रभाव बताने का माध्यम है। तो दूसरा उत्तर इसका सही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कक्षा 8 तक ये अनुशंसा करता है। तो कक्षा 8 यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सुश्री लीजा की अंग्रेजी भाषा की कक्षा में पठन और लेखन के कौशल पर अधिक ध्यान देते हुए सटीक प्रयोग को बहुत महत्व दिया जाता है। वह लक्ष्य भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय देती है। वह अपने बच्चों को किस विधि का प्रयोग करा रही है? मौन तरीका, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, संरचनात्मक मौखिक स्थिति उत्पन्न उपागम। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो लक्ष्य भाषा को वो अपने की अंग्रेजी भाषा को लक्ष्य भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में करा रही हैं। तो यहाँ ये व्याकरण अनुवाद विधि होगा। तीसरा उत्तर इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा मौन पठन के बारे में सही है? मौन पठन में विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़ें। मौन पठन में विद्यार्थी पढ़ते समय होठ हिला सकते हैं। मौन पठन में कक्षा में खुसफुसाहट होती है। मौन पठन में अध्यापक भी मौन रहता है। तो इसमें सही है हमारे एक, मौन पठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने होठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़ें। पहला उत्तर इसका सही है। लेखन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर अगर लेखन की बात आ रही है, लिखने की, तो डिस्ग्राफिया होगा। डिस्ग्राफिया ये होगा जो कि लेखन विकार है। निम्न में से कौन सी मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं है? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, स्थानुसार निर्देशित लेखन। तो इसमें पूछ रहा है लेखन गतिविधि
नहीं है। तो इसमें से लेखन गति नहीं है। स्तरानुसार निर्देशित लेखन। सुश्री सुधा अपनी कक्षा में बच्चों को प्राथमिकता देती है। वह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें अपने बच्चों से अंतःक्रिया करके अधिक से अधिक अवसर मिलें। वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती हैं। सुश्री सुधा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? व्यक्तिपरक अंतर का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रित गम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारे पास बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत। अंतःक्रिया करके अधिक से अधिक अवसर बच्चों को दे रही हैं, यानी बच्चों बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सुश्री निशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। वो वाक्यों के प्रकारों के उदाहरण देती हैं जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं। सुश्री निशु किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? निगमनात्मक से आगमनात्मक तक, मूर्त से अमूर्त तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक, आगमनात्मक से निगमनात्मक तक। तो सुश्री निशु वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं, वाक्यों के प्रकार के उदाहरण देती हैं। तो यहाँ से ये निगमनात्मक से आगमनात्मक तक होगा। उदाहरण देकर स्टार्ट कर रही हैं, इसलिए निगमनात्मक से आगमनात्मक इसका ऑप्शन 1 सही होगा। आयशा ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसका विद्यार्थी रमेश उन अपरिचित शब्दों से बहुत अधिक ध्यान देता है जो उस प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए रमेश अपने प्रदत्त कार्यों को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जाता है और उसे ये प्रदत्त कार्य बहुत कठिन लगते हैं। रमेश क्या नहीं कर पा रहा है? संदर्भ से अर्थग्रहण करना, जोर और स्पष्ट से शब्द पढ़ना, अपना प्रदत्त कार्य लिखना, प्रदत्त कार्य की थीम के बारे में बोलना। तो इसका सही उत्तर होगा 1, संदर्भ से अर्थ ग्रहण करना, यानी जो संदर्भ से अर्थ ग्रहण कर रहा है, तदर्थ की बातों पर जा रहा है, तो 1 ऑप्शन इसका सही होगा। जब विभिन्न स्वनिमित व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तब यह क्या कहलाता है? भाषा की अर्थपूर्ण लघु इकाई, लेखाचित्र, अक्षर, सस्वर। तो इसका सही उत्तर होगा 3, अक्षर। विभिन्न स्वनिमित व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं। तो जब व्यंजन या ध्वनियों को जोड़ते हैं तो बनते हैं अक्षर। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। जब किसी स्वनिमित की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई, लेखाचित्र, अक्षर, सस्वन। तो इसका सही उत्तर होगा 1, भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई बनती है। श्री रवि ने एक जांच पत्र बनाया है, पर अधिकतर प्रश्न पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं। श्री रवि के जांच पत्र में किस बात की कमी है? आवासी वैधता, विषय वस्तु की वैधता, विश्वसनीयता, भेदमूलक पक्षपातपूर्ण सूची। तो इसका सही उत्तर होगा 2, विषय वस्तु की वैधता, यानी जो सवाल लिए गए हैं वो पाठ्यक्रम से नहीं ली गई, तो इसमें विषय वस्तु की वैधता पर सवाल उठ सकता है, इसलिए 2 उत्तर इसका सही होगा। अध्यापक अनुमान, पठन, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? अनुमान, पठन और प्रतिक्रिया। तो पठन, लेखन, श्रवण और वाचन। तो इसका सही उत्तर होगा 1, पठन, क्योंकि यहाँ पठन की बात कर रहा है तो पठन ही इसमें आ जाएगा। 1 पहला उत्तर सही होगा। कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल फूल, ये शब्दावलियाँ निम्न में से किसके उदाहरण हैं? शब्दकोश शब्दावलियों को शब्दों के ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाएं कि वे सुनने में सही लगें। कड़क चाय, विन्यास, संप्रेषण, विरोधाभासी, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे पास विन्यास, शब्द विन्यास बोलते हैं इसको। कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति इत्यादि। सुश्री सुधा ने अपने विद्यार्थियों को किसी पति पत्नी की दिवस सारणी पढ़ने के लिए दी। पति 6 बजे जगने का समय, 5:30 बजे जगने का समय। पति 7 बजे जिम जाने का समय, पत्नी 6:30 बजे जिम जाने का समय। पति 8:30 बजे जिम से लौटना, पत्नी 7:30 बजे जिम से लौटना। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पति और पत्नी में से कौन जिम में ज़्यादा समय बिताता है। तो इस तरह का प्रश्न जो है संप्रेषणात्मक प्रश्न होता है।
सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं। इसे कहते हैं सहज भाषा योग्यता, भाषा अधिगम, सहज भाषा योग्यता, नैसर्गिक भाषा योग्यता। तो इसे कहते हैं नैसर्गिक भाषा योग्यता। इसे कहेंगे सहजात भाषा योग्यता, एलईडी कहेंगे इसे। एक प्रकार से लैब बायोगस्की के अनुसार बच्चे एलईडी लेकर जन्म लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ना कि चौथा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है भाषा सीखना यानी लैंग्वेज लर्निंग क्या है। शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास नहीं है। सचेतन प्रयास जो नहीं होता है वो होता है भाषा अर्जन। तो शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है, यह उत्तर सही होगा। दूसरा, शिक्षार्थी द्वारा सचेतन प्रयास है भाषा सीखना। उत्पादनकारी शब्दावली क्या है। प्रश्न है सीटेट में आया हुआ, उत्पादनकारी शब्दावली क्या है यानी प्रोडक्टिव वोकाबलरी क्या है। तो प्रोडक्टिव वोकाबलरी वे शब्द होते हैं जिन्हें हम लिखने एवं बोलने में प्रयोग करते हैं। तो लिखना और बोलना ये हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो जो शब्द लिखने एवं बोलने में प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोडक्टिव वोकाबलरी या उत्पादनकारी शब्दावली कहलाते हैं। प्रोमिला देवी अपने मित्र के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रही हैं। वह अपने मित्र का शर्करा स्तर जानना चाहती हैं। वह अपने पठन में क्या कर रही हैं। अवलोकन कर रही हैं, सरसरी दृष्टि से देख रही हैं, संपूर्ण उद्देश्य के लिए पढ़ रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं। तो वो केवल अवलोकन कर रही हैं, उसको देख रही हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसका पहला उत्तर सही होगा। कौन सी श्रवण प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीति अपनाती है। मुख्य विचारों को सुनना, अनुमान लगाना, हस्तक्षेप करना तथा सार निकालना। अधो ऊर्ध्वमुखी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया, विवरण के लिए श्रवण, अर्थ के लिए श्रवण, अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया। तो यहाँ पहले मुख्य विचारों को सुना जा रहा है, फिर अनुमान लगाया जा रहा है, हस्तक्षेप कर जा, सार निकाला जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया यानी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है। राष्ट्रीय भाषा शास्त्रीय भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन, विदेशी भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन, गलत है। त्रिभाषा सूत्र को लचीले रूप में लागू करना, अनुमोदित है ये, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो शास्त्रीय भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन ये सही है। विदेशी भाषा का वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र को लचीले रूप में लागू करना ये भी सही है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी ये गलत है। तो विद्यालय शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर है 8 तक का उसमें तो मातृभाषा होगी, बाकी उसी के बाद अंग्रेजी भी हो सकती है और मातृभाषा भी हो सकती है। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2000 द्वारा अनुमोदित नहीं है कि सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम जो है अंग्रेजी हो। तो 4 ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उपलब्ध कराती है कक्षा 10 तक मातृभाषा के शिक्षण के माध्यम के रूप में, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से कक्षा 10 तक अंग्रेजी भाषा शिक्षण के रूप में, शिक्षण का माध्यम राज्य तथा अभिभावकों के विवेक होना चाहिए, कम से कम कक्षा 8 तक मातृभाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह वर्णन है कि छात्रों को कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षण दिया जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। यह शिक्षक तथा विद्यालय का कार्यभार बढ़ाता है। यह परीक्षा बोर्ड के अधिकार छीनता है। यह शिक्षार्थी को महत्व नहीं देता। तो विद्यालय आधारित आकलन शिक्षक तथा शिक्षार्थी की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। एक ऑप्शन इसका सही होगा। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में है बहुब्रीहि समास। अयोग बहा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। तो अयोग बहा कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक ओर अजगरय लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है भयानक रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस। तो इसमें है भयानक रस, क्योंकि अजगर और मृगराय यानी शेर को देखकर वो मूर्छित हो गया है, इसलिए यह भयानक रस है। से विभिन्न विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। कर्ता ने क्रिया को कर्म से, तो यहाँ कर्म आएगा। 34 का 3 सही है।
कर्ता ने क्रिया को कर्ण से है, तो कर्ण में तीसरा आएगा इसमें, कर्ण। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो नहाकर इसका उदाहरण है द्विकर्मक क्रिया, परिणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो नहाकर भोजन किया है, भोजन बाद में किया है और नहाया पहले है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाई। तो इसका सही उत्तर होगा एक, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है।